हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग मैट्रिक्स का ही नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसमें है कि आपके पास जो मैट्रिसेस था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने उसके ऑपरेशंस देखे थे, है ना। और उस ऑपरेशंस में हमने मल्टीप्लिकेशन देखा, है ना, एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा और स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखा। ठीक है, अब आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि डिवीजन यहाँ पे नहीं होता है ना। तो कभी भी हम मैट्रिसेस, अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिसेस दिया हो, है ना, तो उन दो मैट्रिसेस को हम कभी भी डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि डिवीजन का यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, तो अगर आपके पास कभी भी दो मैट्रिक्स दे दे ए और बी, है ना, अगर हमारे पास मैट्रिसेस है ए एंड बी, तो हम कभी भी ए डिवाइडेड बाय बी नहीं लिखेंगे। ठीक है, दिस इज, है ना, ए डिवाइडेड बाय बी हम नहीं लिखेंगे। तो ये क्या है, ये क्या है, अनडिफाइंड है ना। और अनडिफाइंड इसलिए है ना कि डिवीजन इन मैट्रिक्स हैज नो मीनिंग, ठीक है, तो कभी भी इस टाइप का आपको कोई टर्म देखने को भी नहीं मिलेगा, और कभी आपको कुछ करने की जरूरत पड़े तो कभी भी हम डिवाइड भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा ऑपरेशन था डिवीजन वाला, जो कि पॉसिबल नहीं होता है यहाँ पे, तो इसलिए हम इसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं एक दूसरे टाइप के मैट्रिक्स पे, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, और ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, जैसे मान लो कि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये 2x3 का मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 2x3 का मैट्रिक्स ले लिया। अब अगर हमें कभी इसको इस तरीके से लिखने की जरूरत पड़े, है ना, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है वो हमने देखा था, है ना। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हो सकता है कि हमने जो कुछ रो में लिखा है ना, किसी ने उसको कॉलम में लिख दिया हो, ये भी पॉसिबल है ना। तो कभी अगर जैसे लिखने का ही तरीका है, तो कोई इस तरीके से भी लिख सकता है, कोई इस तरीके से भी लिख सकता है। लेकिन जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का तो एक प्रॉपर रूल है ना, या कोई और ऑपरेशन करोगे तो उसका कुछ ना कुछ एक प्रॉपर रूल है। ठीक है, तो लिखने का है कि कभी अगर आपको किसी ने इस तरीके से मैट्रिक्स लिख दिया है ना, किसी ने इस तरीके से मैट्रिक्स लिख दिया है, लेकिन जब हम इसमें ऑपरेशन लगा रहे हैं तो इसमें काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो हमें एक्चुअली में मैट्रिक्स किस फॉर्मेट में चाहिए, हमें मैट्रिक्स चाहिए इस फॉर्मेट में, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो या तो आपको क्या करना होगा, आपको एक मैट्रिक्स ये है, आप दूसरा मैट्रिक्स फिर से लिखो, ठीक है, और उसको इस तरीके से डिफाइन करो, है ना। लेकिन इसी चीज को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स डिफाइन किया गया है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या करता है कि कभी भी आपको अगर रो या कॉलम को इंटरचेंज करना हो तो आप इस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से उसको डिफाइन कर सकते हो, है ना। तो यहां पे जो ये बी मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स को ही एक्चुअली में क्या बोला गया, ट्रांसपोज ऑफ ए, है ना, इसी को क्या बोला गया, ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि हमें करना क्या है। तो इस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में ये होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स आपको इस तरीके से 2x3 में दिया हुआ है और आपको 3x2 की जरूरत है, हमें रो और कॉलम को क्या करना पड़ेगा, आपस में इंटरचेंज करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में जो रो था वही इसका फर्स्ट कॉलम है ना, और इसका जो सेकेंड रो है इसका सेकेंड कॉलम है। तो बस हमने क्या किया कि रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया है। ठीक है, तो इसी इंटरचेंज को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर है, तो डेफिनेशन सबको समझ में आ गया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको हम एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम इसमें और टर्म्स वगैरह डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो मान लो हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, मैट्रिक्स हमारे पास, लेट इफ ए इज ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैं अगर एक मैट्रिक्स ले रहा हूं, इफ ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, जनरल फॉर्मेट में मैं लिख रहा हूं ए आई जे, और ए आई जे होगा तो इसका कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा। तो मान लिया इसका ऑर्डर m क्रॉस n का है। ठीक है, इसका ऑर्डर m क्रॉस n का है। ठीक है, देन तो आपको करना क्या, देन मैट्रिक्स
मैट्रिक्स, इसको मैं हटा दे रहा हूं, देन द मैट्रिक्स obtained by interchanging the rows and columns of the matrix obtained by interchanging the rows and column of matrix A is called ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए, है ना, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए। तो ट्रांसपोज डिफाइन करने के लिए आपके पास एक, है ना, एक मैट्रिक्स ऑलरेडी होना चाहिए पहले, तभी तो हम उसका रो और कॉलम चेंज कर पाएंगे, है ना। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं तो देख लो, इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स is denoted by A ट्रांसपोज, इसको पढ़ते ट्रांसपोज ही है लेकिन इस तरीके से डैश लिखते हैं, या कभी कभी A के ऊपर में इस तरीके से T लिख दिया जाता है, ठीक है। तो दोनों मेथड जो है वो पॉपुलर है, कभी कभी आपको डैश भी देखने को मिलेगा, कभी कभी आपको T भी देखने को मिलेगा, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में मैक्सिमम टाइम पे उसने डैश ही यूज किया है, ठीक है। लेकिन इस चीज को आप याद रखना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, है ना। और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, है ना, एंड ऑर्डर ऑफ, इसी में लिख लो, ऑर्डर ऑफ ए डैश विल बी क्या होगा, और इसको नेक्स्ट लाइन में लिख लो, थर्ड पॉइंट, ऑर्डर ऑफ ए डैश और E ट्रांसपोज विल बी N क्रॉस M, ठीक है। तो पहले M क्रॉस N था, तो ये क्या हो जाएगा, N क्रॉस N हो जाएगा, ठीक है। मैथमेटिकली अगर इसको आप समझने का ट्राई करो कि मैथमेटिकली ये कैसे वर्क कर रहा है, तो अगर आपके पास A एक मैट्रिक्स है, ठीक है, देखो सिंबल के फॉर्म में भी आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में इसी फॉर्मेट में दे देता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास A एक मैट्रिक्स है Aij जिसका ऑर्डर M क्रॉस N है, और हम यहां से क्या लिख रहे हैं, A ट्रांसपोज लिख रहे हैं, ठीक है। तो A ट्रांसपोज को हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि आप रो और कॉलम को इंटरचेंज करो, आपने मैट्रिक्स को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, है ना। तो जब भी आप मैट्रिक्स को डिस्टर्ब करोगे तो क्या होगा, पहली चीज कि मैट्रिक्स तो चेंज हो जाएगा, है ना। तो मैट्रिक्स दोनों सेम नहीं होता है, ये आपका Bij फॉर्मेट का हो जाएगा, है ना। और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, N क्रॉस M, हमें ये तो पता है, ठीक है। और Bij एक्चुअली में किसके इक्वल होगा, Aj, ठीक है। ये चीज देखो समझ में आ रहा है क्या, Bij किसके इक्वल होगा, Aj, है ना। रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ I एंड J, ठीक है। तो ये इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है, इसको आप समझने का ट्राई करो। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए, ठीक है, अगर मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊं आपको, तो जैसे अगर मैं ये एक मैट्रिक्स ये ले लेता हूं, ए मैंने एक मैट्रिक्स लिया, कैसा भी ले सकते हो, मान लो मैं 3 क्रॉस 3 का ले रहा हूं, तो 3 क्रॉस 3 का ट्रांसपोज लिखोगे तो 3 क्रॉस 3 ही रहेगा, है ना, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो 1 2 3 ABC XYZ मैंने ये मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। और इसका जब हम ट्रांसपोज लिखेंगे तो ट्रांसपोज में क्या होगा, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का है, तो इसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3 का ही रहेगा, है कि नहीं। लेकिन अब जब हम एलिमेंट को फिल करेंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट रो है ना, ये इसका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, है ना। तो 1 2 3 फर्स्ट रो में था, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 को मैंने फर्स्ट कॉलम में डाल दिया, ठीक है। सेकेंड रो ABC, इसको मैं सेकेंड कॉलम में डालूंगा ABC। थर्ड रो को मैं थर्ड कॉलम में डालूंगा XYZ, है ना। तो इस तरीके से आप मैट्रिक्स को ट्रांसपोज बना सकते हो, ठीक है। तो इसको आप A T भी लिखते हैं या A डैश भी लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता,
ठीक है, मैक्स कोई सा भी सिंबल यूज कर सकते हो। ठीक है, तो किसी भी टाइप से आप मैट्रिक्स को इस तरीके से डिफाइन करके बना सकते हो ट्रांसपोज उसका। ठीक है, अब ट्रांसपोज की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, है ना, जो कि आप ऑल किसी भी टाइप का एक मैट्रिक्स आप ले लो और उसके साथ आप वेरीफाई करके लिख सकते हो, है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो देखो प्रॉपर्टी जब हम लिखेंगे ट्रांसपोज का, तो यहां पे अगर आपके पास मान लो दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है, इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लिखते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लिखते हैं कि अगर आपके पास जैसे ए ट्रांसपोज, आप यहां पे हमारे पास ए था, मैंने ये ए ट्रांसपोज लिख दिया, इसका अगर मैं फिर से ट्रांसपोज लूंगा तो फिर से मैं कहां पहुंच जाऊंगा, ओरिजिनल पे ही, है ना। तो अगर आप ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑल ए आपके पास था, ठीक है, आपने उसका ट्रांसपोज लिया, है ना, और अब मैं ए टी से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, और इसका मैं एक और ट्रांसपोज फिर से लेता हूं, तो ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लोगे तो फिर से आपको क्या मिल जाएगा, ए मैट्रिक्स मिल जाएगा, है ना। और ये आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो, इसमें कुछ भी प्रूफ करने का नहीं है, ठीक है। ये इसमें जितने भी प्रूफ है, आप एग्जांपल कोई सा भी एग्जांपल ले लो और उसके साथ इसको आप करके देख सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ए गिवन है, ठीक है, और इसके साथ कोई एक स्केलर मल्टीप्लाई कर देते हो के, ठीक है, और स्केलर मल्टीप्लाई करने के बाद आप ट्रांसपोज लेते हो, ठीक है, तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, ए ट्रांसपोज, आपको पता है कि के क्या होगा, ए के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ट्रांसपोज में मल्टीप्लिकेशन से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लोगे तो वो सारा एलिमेंट कॉलम में आ जाएगा, लेकिन वहां से आप के फिर भी अलग करके भी लिख सकते हो, है ना। तो आप ए ट्रांसपोज, ए का अलग से पहले ट्रांसपोज निकाल लो और फिर उसको सेम स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, आपका सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी है इसका, जिसमें इस तरीके से करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहां पे हमारे पास के क्या है, के इज अ स्केलर, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस ऐड हो रहा है, ठीक है, एक और ए और बी, मैंने दो मैट्रिक्स लिया और इसको मैं ऐड करके ट्रांसपोज लिखूं, तो ये सेम किसके इक्वल होगा, अब आपको ये विजुअलाइज हो रहा होगा शायद, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, है ना। तो अगर आप ए के साथ ट्रांसपोज लो, ट्रांसपोज लेके ऐड करो या ऐड करके ट्रांसपोज लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। और सेम चीज आपका माइनस साइन के लिए भी वैलिड होता है, ठीक है। तो यही चीज आपका माइनस के लिए भी वैलिड होगा और सेम चीज आपका प्लस के लिए भी वैलिड होता है, ठीक है। तो प्लस और माइनस में आप ट्रांसपोज कंप्लीट के साथ ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। और इसी चीज को अगर आप जनरलाइज करने का ट्राई करो, ठीक है, अगर मान लो मेरे पास बहुत सारे मैट्रिक्स हैं, ठीक है, मान लो मेरे पास n मैट्रिक्स है, ठीक है, ए और वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, ठीक है, इस टाइप से और इस टाइप से मान लो मेरे पास n मैट्रिक्स है, वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो अगर मैं सबका अगर ट्रांसपोज लेने के लिए बोलता है तो मैं क्या करूंगा, अलग अलग सबका ट्रांसपोज ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो A1 ट्रांसपोज लो, है ना, तो ट्रांसपोज लेके भी आप प्लस माइनस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ये मैंने AN ट्रांसपोज लिख दिया, ठीक है। तो ये चीज हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एडिशन में ट्रांसपोज का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आप सिंपली ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके भी ट्रांसपोज निकाल सकते हो, जो मेथड आपको इजी लगे उस मेथड से हम इसको प्रोसीड कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें यहां पे ये ध्यान रखना है कि जब मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, जब वेक्टर आपस में मल्टीप्लाइड होते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें कि मल्टीप्लिकेशन में सेम उस टाइप का रूल वर्क नहीं करता है, ठीक है। अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, लेट्स से ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस पी का है, और दूसरा मैंने मैट्रिक्स ले लिया बी आई जे, ठीक है, और ये पी क्रॉस एन का लिया। तो हमने ऐसा मैट्रिक्स चूज किया जिसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ना। और अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो आप ए इंटू बी भी निकाल सकते हो,
है कि नहीं। और ए और बी अगर आप निकाल पाओगे और मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसका ट्रांसपोज ले रहे हो, ठीक है। तो यहां पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखना है हमें कि जब आप मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लोगे तो ये क्या हो जाता है, ऑर्डर इसका चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि सब में नॉर्मल तरीके से वर्क कर रहा है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में देखो यहाँ पे ऑर्डर इस तरीके से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज ले रहे हो और अगर आप अलग अलग ट्रांसपोज लेके मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो तो बाद वाले को पहले लिखना पड़ेगा और पहले वाले को बाद में लिखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज है, ठीक है। वेरीफाई आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका प्रूफ वगैरह आपसे नहीं पूछा जाएगा कि प्रूफ कैसे आता है, ठीक है। तो बस ये सब जो है एप्लीकेशन है, ये सब बस एग्जाम्पल के थ्रू आप इन सबको इजिली वेरीफाई कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और इसी चीज को अगर मैं जनरलाइज करने का ट्राई करूं तो अगर मेरे पास A1 A2 A3 है ना अप टू AN मैट्रिक्स है और इन सब का मैं ट्रांसपोज ले रहा हूं तो सब में क्या होगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आप इस तरफ से इस तरफ लिखते हो, ट्रांसपोज में आपको इस तरफ से पहले सबका ट्रांसपोज लेके लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहां पे मैं पहले किसका ट्रांसपोज लूंगा, AN वाले का ट्रांसपोज पहले होगा, इसके बाद किसका ट्रांसपोज होगा, AN-1 का ट्रांसपोज होगा, है ना। और इसी तरीके से आपका हर एक मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेके रिवर्स ऑर्डर में सबका लिखते जाओगे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में आप ध्यान रखना। और यहां पे हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं, है ना, कि प्रोडक्ट डिफाइन है ना, प्रोवाइडेड प्रोडक्ट इज डिफाइंड। प्रोडक्ट डिफाइन होगा तभी हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि प्रोडक्ट डिफाइन है, अगर इस तरीके से कुछ देता है तो हमें ऐसा करना है, क्लियर है। तो मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट में आप ध्यान रखना थोड़ा सा कि इसमें इस तरीके का रिलेशन होता है, क्योंकि सिंपली आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हमें दो चीजें, ये 3-4 फॉर्मूले हैं, ठीक है, बाकी एक दो तो उसका जनरलाइज फॉर्मेट ही है। तो बेसिकली आपके पास 4 फॉर्मूले हैं, तो वो 4 फॉर्मूले को आपको थोड़ा सा ध्यान देके रखना है, ठीक है। सिंपल, अगर आपको इन सब का प्रूफ देखना और आपको बुक में भी बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं तो वहां पे जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको थोड़ा सा बेटर आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से होता है, ठीक है। तो आप देखना, जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल आपको शो कर देता हूं, है ना। ये प्रोडक्ट वाले का, प्रोडक्ट वाले में देखो कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, ठीक है। ए मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं कुछ भी -2 4 5, ठीक है। और मैं बी एक मैट्रिक्स ले रहा हूं, बी में एक मैट्रिक्स ले रहा हूं 1 3 -6, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं इसका मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या पहले हमें देखना है कि क्या ए और बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 1 का, और यहाँ कितना है, 1 क्रॉस 3 का, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप मैट्रिक्स बनाओगे तो कितने का मैट्रिक्स बनेगा, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा, है ना। और कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो पहला एलिमेंट देखो कितना हो जाएगा, -2 -6 12, दिख रहा है क्या, है ना। पहला एलिमेंट दिख रहा है -2 -6 -12। दूसरे में करोगे 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 12 -24, और थर्ड में 5 15 एंड -30, है कि नहीं। लेकिन जब आप ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, तो ए ट्रांसपोज हमारा कितना हो जाएगा, 3 क्रॉस 1 का है तो ये कितना बन जाएगा, 1 क्रॉस 3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 क्रॉस 3। तो 1 क्रॉस 3 में क्या लिखेंगे, -2 4 और 5, तो ये हमारा हो गया 1 क्रॉस 3 का। और बी ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज मेरा 3 क्रॉस 1 का बन जाएगा, है ना। तो इसको आप कैसे लिखोगे, इस तरीके से 1 3 और -6, तो ये कितने का बन गया, 3 क्रॉस 1 का बन गया। अब देखो कि अगर आप डायरेक्टली ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करते हो तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना है, ए ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना है, देखो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर हमारे पास 1 क्रॉस 3 और बी ट्रांसपोज का ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स आ जाएगा, और ये इसके इक्वल कभी भी नहीं हो सकता है,
समझ में आ रहा है ना, ये चीज इसके इक्वल कभी भी नहीं हो सकता है। तो अगर आपको ए बी है ना, क्योंकि 3 क्रॉस ए बी का अगर आप ट्रांसपोज लोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए बी का ट्रांसपोज लोगे तो 3 क्रॉस 3 का ही मिलेगा। और आपने सिंपली अगर इस तरीके से मल्टीप्लाई किया तो देखो आपको 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स मिल रहा है, जो कि इक्वल नहीं हो सकता है। लेकिन बी क्रॉस बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का ऑर्डर देखोगे तो बी ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 1 और इसका 1 क्रॉस 3। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 क्रॉस 3 का मिलेगा, जो कि इसके इक्वल हो सकता है। और आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये किसके इक्वल आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। ठीक है, तो आप चेक करके देख लेना, है ना। तो इसलिए मैंने बोला कि ये डायरेक्टली इसके इक्वल नहीं होता है ना, क्योंकि यहां आप देख सकते हो कि ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो इक्वेट कैसे करोगे, है ना। तो ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो कभी आपको जरूरत पड़े किसी मैट्रिक्स को रो और कॉलम चेंज करने की तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, आगे जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो वहां पे आपको इस टाइप के ट्रांसपोज मैट्रिक्स की बहुत जरूरत पड़ेगी, है ना। वहां पे आप बहुत टाइप के क्वेश्चन देखोगे जहां पे आपको नॉर्मल रो में दिया जाता है लेकिन हम चीजों को कॉलम में लेके चलते हैं, है ना। तो हमें वहां पे इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बेस्ड पे, है ना, दो और टाइप का मैट्रिक्स डिफाइन होता है, जिसको हम बोलते हैं, एक है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैं दोनों को आजू बाजू लिख के आपको बता रहा हूं ताकि आप दोनों का कंपैरिजन करके देख पाओगे, है ना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो एक को बोलते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम किसको बोलेंगे, अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ए गिवन है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए गिवन है जो m क्रॉस n ऑर्डर का है, ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो ये दोनों मैट्रिक्स जो होता है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइन है। ठीक है, तो यहां पे आपके जो इसमें जो आप डिफाइन करोगे, यहां पे आपके पास मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो लो मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए आई जे और जिसका ऑर्डर में कितना ले रहा हूं, n क्रॉस n का ले रहा हूं। ठीक है, तो ये मेरा क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइन है। ठीक है, वैसे ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी मैं एक मैट्रिक्स लूंगा ए, सेम टाइप का ले रहा हूं मैं, ए आई जे और n क्रॉस m, ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। ठीक है, अब अगर मुझे ये देखना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है, तो सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या होगा कि आप यहां से अगर आप ए ट्रांसपोज निकालो तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए जे आई, है ना। अगर मैं ए ट्रांसपोज लिख रहा हूं तो ए जे आई और ये n क्रॉस n का ही होगा। यहां पे भी अगर आप ए ट्रांसपोज लिखोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ए जे आई n क्रॉस n का ही होगा, है ना। तो ये हमने डेफिनेशन देखा है ट्रांसपोज का। अब डेफिनेशन सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन ये है ना। तो देखो डेफिनेशन क्या बोलता है, दोनों तरफ का मैं डेफिनेशन एक साथ लिख रहा हूं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन ये बोलता है कि अगर आपने ए मैट्रिक्स आपको गिवन है और आपने उसका ट्रांसपोज कैलकुलेट किया, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम, दोनों कंपेरेबल मैट्रिक्स हैं, तो अगर आप ये दोनों चीजें इक्वल हो जाती है, ठीक है, अगर ये दोनों चीजें इक्वल हो जाती है तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। तो डेफिनेशन क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, ये हमारा डेफिनेशन है। ठीक है, और इसको मैं अगर मैट्रिक्स के सिंबल के फॉर्म में लिखूं तो ये क्या होगा, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, है कि नहीं। और एलिमेंट वाइज अगर आप देखोगे तो एलिमेंट वाइज क्या होगा, ए आई जे किसके इक्वल होगा, ए जे आई के इक्वल होगा। ठीक है, यानी जो आपका है ना, अगर 1 2 एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हो तो वो किसके इक्वल होगा, 2 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन है। क्लियर है, तो ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरा अगर मैं स्क्यू सिमेट्रिक की बात करूं तो स्क्यू सिमेट्रिक कैसे डिफाइन होता है कि अगर आपके पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपने ए ट्रांसपोज किया, ठीक है, और अगर आप
अगर आप दोनों को इक्वेट करोगे तो इसमें से माइनस साइन बाहर निकल के आ जाता है, ठीक है। तो अगर ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस टाइम्स ए के इक्वल हो, और इसको ए ट्रांसपोज को इस तरफ लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये इसके इक्वल होगा, और इसको अगर आप लिखने का ट्राई करोगे सिंबल के फॉर्मेट में, तो ए जे आई मैट्रिक्स किसके इक्वल होगा, ए आई जे, है ना, माइनस टाइम्स के साथ, माइनस टाइम्स के साथ। और एलिमेंट्स की टर्म में बात करोगे तो ए जे आई किसके इक्वल होगा, माइनस ए आई जे, ठीक है। और ये फॉर ऑल आई एंड जे, है ना, ये सारे आई और जे के लिए इक्वल है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है और आप उसका ट्रांसपोज करके एक और नए टाइप का मैट्रिक्स डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, और डिफाइन कर रहे हो और उसका जो ए आई जे और दोनों का ट्रांसपोज जो है, एक गिवन मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज अगर आपस में इक्वल होता है तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। और अगर माइनस टाइम्स इक्वल होता है तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक बार आपको यही चीजें मिले, है ना। कुछ कुछ मैट्रिक्स होते हैं जो कि नाइदर सिमेट्रिक होते हैं नॉर स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं, तो वैसा मैट्रिक्स भी पॉसिबल अगर ये इस दोनों में से कोई कंडीशन नहीं होगा तो। लेकिन ये दोनों प्रॉपर टाइप के मैट्रिसेस बनते हैं, है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं ए एक मैट्रिक्स ले रहा हूं, ठीक है, मैं आपको दोनों मैट्रिक्स का फॉर्मेट आपको बना के दिखा देता हूं कि दोनों मैट्रिक्स का फॉर्मेट आपको किस टाइप का दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। तो अगर मैं ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है और इसका मैं ट्रांसपोज लिख रहा हूं, ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो उसका रो है वो कॉलम में आ जाएगा, ए बी सी, है ना, डी ई एफ और जी एच आई, ठीक है। अब देखो दोनों को मैं स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के केस में कंपेयर करके आपको दिखाता हूं, है ना, और फाइनल रिजल्ट हम निकालने का ट्राई करते हैं कि दोनों केस में क्या क्या होता है, ठीक है। तो पहले अगर मैं सिमेट्रिक चेक करता हूं, है ना, तो अगर ये सिमेट्रिक होगा, अगर ए मैट्रिक्स मैंने जनरल फॉर्मेट में लिया तो ए अगर सिमेट्रिक होगा तो ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज होना चाहिए, है ना। दोनों को मैं यहां पे साइड में आजू बाजू लिख रहा हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। और इसका ट्रांसपोज जो लिखोगे वो इसके इक्वल होना चाहिए अगर सिमेट्रिक है तो, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, है ना। और ये चीज है, और अगर ये दोनों चीजें आपस में इक्वल है तो यहां से हम क्या कंडीशन निकाल सकते हैं, ये आप इजीली देख सकते हो। यहां से आप कंडीशन क्या निकालोगे, आपको याद होगा जब हम मैट्रिक्स को इक्वल करते हैं तो क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग प्लेसेस के एलिमेंट आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, दिख रहा है ना। कॉरस्पॉन्डिंग प्लेसेस के एलिमेंट क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो मैं सबको इक्वेट करके रिलेशन निकालने का ट्राई करता हूं कि एलिमेंट के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखो a इक्वल टू ए होगा, यहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये फॉर ऑल वैल्यू ऑफ a ये पॉसिबल है, ठीक है। दूसरा, वैसे ही डायगोनल एलिमेंट को अगर आप देखोगे तो देखो डायगोनल पे सारा एलिमेंट सेम ही रहेगा, है ना, डायगोनल में कोई चेंज नहीं आया। मेन चेंज किस पे आएगा, नॉन डायगोनल वाले पार्ट पे। b किसके इक्वल होगा, b d के इक्वल होना चाहिए, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं b इक्वल टू d, है ना। वैसे ही c किसके इक्वल होना चाहिए, c इक्वल होना चाहिए g के, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, c इक्वल टू g, दिख रहा है क्या। दूसरा किसके इक्वल होगा, d किसके इक्वल होगा, d b के इक्वल होगा, वो मैं ऑलरेडी यहां पे लिख चुका हूं। e वाला पार्ट तो हो चुका है, f वाला पार्ट बचा हुआ है, f किसके इक्वल होगा, f वाला पार्ट इक्वल होगा h के, है ना, देखो h के। और बाकी सारा टर्म देखोगे तो सारा टर्म इसी 6 रिलेशन में कंबाइन हो जा रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपका अगर ट्रू हो रहा है तो आपका ये मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। ओरिजिनल जो हमारे पास मैट्रिक्स था ए मैट्रिक्स, है ना, ए मैट्रिक्स क्या था हमारे पास, ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है। इस मैट्रिक्स को देखो मैं इस कंडीशन के हिसाब से, ये जो मैंने कंडीशन यहां पे लिखी है, इस कंडीशन के हिसाब से मैं इसको फिर से रीडिफाइन करके लिख रहा हूं, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स देखो कैसा आपका दिखाई पड़ेगा, है ना। तो ए मैट्रिक्स में आपको ये चीज दिख रहा है कि डायगोनल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, तो डायगोनल वाले पार्ट पे कोई फर्क नहीं, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट तो सेम ही रहेगा, ठीक है। दूसरा देखो
मैं फर्स्ट कॉलम को सेम लिख रहा हूं, सॉरी फर्स्ट रो को मैं सेम लिख रहा हूं, तो देखो ए बी सी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं ना कहीं तो आपको एलिमेंट रखना ही पड़ेगा, ठीक है। जब आप नीचे वाला एलिमेंट लिखोगे तो डी किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, तो डी की जगह पे मैं बी भी लिख सकता हूं, है ना। यहां पे हमारे पास ई ही रहेगा, और एच के जगह पे, है ना, सॉरी ये एफ है, तो एफ के जगह पे मैं एफ ही डाल रहा हूं, ठीक है। यहां पे देखो जी किसके इक्वल हो जाएगा, जी सी के इक्वल हो जाएगा, तो यहां पे जी के जगह पे मैं सी लिख रहा हूं, है ना। एच किसके इक्वल हो जाएगा, एफ के इक्वल हो जाएगा, और ये आई आपका आई है, ठीक है। तो देखो एक्चुअली में आपके पास इसमें एलिमेंट किस फॉर्मेट का आपको दिखाई दे रहा है। एलिमेंट जब को आप ध्यान से देखोगे तो एक्चुअली में जो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट है ना, जो अलग अलग है, वो देखो कौन कौन से हैं, 1 2 3, है ना, 4 5 6, देखो एक्चुअली में 6 ही एलिमेंट है, बाकी सारा एलिमेंट फिर से रिपीट हो रहा है कि नहीं। यानी अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो अगर कोई भी मैट्रिक्स, है ना, कोई भी मैट्रिक्स इस टाइप का हो जिसपे डायगोनल पे कोई सा भी एलिमेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डायगोनल पे अलग अलग एलिमेंट भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसमें ये रिलेशन है। देखो ये वाला किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ये वाला किसके इक्वल है, इसके इक्वल है ना। इस प्लेस पे जो एलिमेंट है ये सब आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। दिख रहा है क्या। तो अगर आपको कोई एक मैट्रिक्स दे दे और पूछे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, तो आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा, है कि नहीं। आपको ये कंडीशन चेक करने की जरूरत एक्चुअली में नहीं पड़ेगी, है कि नहीं। जैसे अगर मैं कोई मुझे ये मैट्रिक्स दे दे 1 2 3, है ना, 2 2 4 3 4 2, अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो ये मैं डायरेक्टली क्या बता सकता हूं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दिख रहा है क्या, ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या मैंने वो चेक किया ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, चेक नहीं किया। क्यों चेक नहीं किया, क्योंकि हमें रिलेशन पता है एलिमेंट्स के बीच में। देखो डायगोनल पे कोई सा भी एलिमेंट हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉन डायगोनल एलिमेंट देखो आपस में इक्वल है, 1 2 2 1 के इक्वल है, 1 3 3 1 के इक्वल है ना, 2 3 3 2 के इक्वल है ना। तो ये कंडीशन मुझे दिख रहा है, इसलिए मैं इसको क्या बोल सकता हूं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता है कि आप इसमें कोई सा भी एलिमेंट कैसा भी मैट्रिक्स दिया रहे, आप इजीली देख के बता पाओगे कि ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्म आप ध्यान रखना कि ये इस फॉर्मेट का अगर मैट्रिक्स आपको कहीं दिख जाए डायरेक्टली, तो आप सिंपली बोल सकते हो कि वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर कोई मुझे किसी और टाइप का एग्जांपल दे दे, ठीक है, अगर कोई मुझे बोले कि ए अगर मेरा ये लिखा हुआ है 2 3, ठीक है, 2 3 4, है ना, 2 5 1 4 1 2, तो क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। क्यों सिमेट्रिक नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक। क्यों सिमेट्रिक नहीं है, देखो यहां पे ये डायगोनल का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, प्रॉब्लम है इस वाले एलिमेंट का। तो देखो ये दोनों एलिमेंट सेम नहीं है, ये दोनों एलिमेंट तो आपस में इक्वल है, ये दोनों एलिमेंट आपस में क्या है, इक्वल है, लेकिन ये दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे। तो आप इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करोगे तो दोनों क्या आएगा आपका, डिफरेंट आएगा, है ना। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करना क्या है, काफी इजी है, बस आप मैट्रिक्स को देख के तुरंत बता सकते हो कि सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। क्लियर है। अब मैं इसी चीज का सेकंड वाला पार्ट करता हूं, स्क्यू सिमेट्रिक वाला, ठीक है। तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक दिया हुआ है, अगर मैं मान लेता हूं कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक, जो ए मैट्रिक्स है, अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक होता तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारा किस टाइप का दिखेगा, मैं वो कैलकुलेट करने का ट्राई कर रहा हूं, है ना। तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस टाइम्स ए के इक्वल होना चाहिए, है ना। ए ट्रांसपोज भी आपको लिखना आता है, ए ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, है ना, और इसको हम माइनस ए करेंगे। तो माइनस ए मतलब क्या हो गया कि ए मैट्रिक्स में आपको करना क्या है, पूरे एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी माइनस ई माइनस एफ माइनस जी माइनस एच माइनस आई, ठीक है। और फिर से ये दोनों मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल है तो हम ये बोल सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग प्लेसेस के एलिमेंट आपस में क्या होंगे,
इक्वल होंगे, है ना। 1 1 का एलिमेंट 1 1 के प्लेस के एलिमेंट के इक्वल होगा। तो फिर से मैं रिलेशन निकालने का ट्राई कर रहा हूं। देखो पहला रिलेशन क्या आएगा, a इक्वल टू माइनस ए, दिख रहा है क्या। दूसरा e इक्वल टू माइनस ई, और तीसरा i इक्वल टू माइनस आई, दिख रहा है सबको, है ना। और दूसरा रिलेशन और भी होगा, जी डी किसके इक्वल होगा, माइनस बी के। यहां से मैं लिख सकता हूं डी इक्वल टू माइनस बी, पहला रिलेशन। दूसरा जी इक्वल टू माइनस सी के, तो जी इक्वल टू माइनस सी में लिख सकता हूं, है ना। ये वाला हो गया। और एच वाला पे को कंपेयर कर देता हूं, एच इक्वल टू माइनस एफ, ठीक है। देखो फिर से यही 6 रिलेशन आएगा, बाकी सारा रिलेशन फिर से आपका रिपीट हो जाएगा। तो बाकी को भी कंपेयर करोगे तो इसी टाइप का रिलेशन आएगा, लेकिन वो आप देख सकते हो कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी टाइप का रिलेशन आएगा। अब देखो मुझे ये बताओ कि अगर ऐसा कुछ कंडीशन होता है तो आप ये बता सकते हो कि a की वैल्यू कितनी होगी। अगर a इक्वल टू माइनस ए है तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, a को इस तरफ लेके आओगे तो ट्वाइस a इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू 0 हो गई। इसी तरीके से आप e की वैल्यू 0 निकाल सकते हो और i की वैल्यू निकाल सकते हो। और a e i एक्चुअली में कहां का एलिमेंट है, ये डायगोनल का एलिमेंट है, ठीक है। और सेकंड वाला में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, b इक्वल टू माइनस डी, c इक्वल टू माइनस जी, और f इक्वल टू माइनस एच, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल कंडीशन आया स्क्यू सिमेट्री का। और इसको मैं ओरिजिनल वाले इक्वेशन में पुट करके देखता हूं कि हमारा मैट्रिक्स किस फॉर्मेट का दिखाई पड़ता है। तो देखो ए मैट्रिक्स में करोगे तो पहली चीज तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपका डायगोनल एलिमेंट सारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है कि नहीं। तो डायगोनल पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो नॉन जीरो होगा, है ना। तो स्क्यू सिमेट्री का ये एक प्रॉपर फॉर्मेट आपको दिख रहा है ना। तो डायगोनल का सारा एलिमेंट यहाँ पे 0 हो गया, है ना। यहाँ पे मैं b लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं c लिख रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पे मैं f लिख रहा हूं। b किसके इक्वल है, माइनस डी के, है ना। तो इस वाले पोजीशन पे d आता है, तो d के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, माइनस बी, है ना। यहां पे मैं क्या लिखूंगा, माइनस सी। बस वैल्यू पुट करके देखो, जो हमने स्टार्टिंग में ABCD वाला मैट्रिक्स लिया था उस वाले मैट्रिक्स में इन सारे प्लेसेस पे आप एलिमेंट पुट करके देखो, तो आपको जो स्क्यू सिमेट्रिक का फॉर्मेट दिखाई पड़ेगा वो इस फॉर्मेट का होगा, वो देखो, है ना। तो स्क्यू सिमेट्रिक का फॉर्मेट इस टाइप का है। कहने का मतलब क्या है कि देखो यहां पे जो सबसे पहली चीज आपको ध्यान देना है कि डायगोनल के सारे एलिमेंट आपके पास 0 होने चाहिए, है ना। तो डायगोनल एलिमेंट अगर आपका 0 हो जाता है तो बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसमें किस टाइप का रिलेशन है, माइनस टाइम का रिलेशन है। अगर यहाँ पे b है तो इसके, है ना, 1 2 पे अगर b है तो 2 1 पे माइनस b होगा। 1 3 पे c है तो 3 1 पे क्या होगा, माइनस c होगा। 2 3 पे f है तो 3 2 पे क्या होगा, माइनस f होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस टाइप का अगर आपको मैट्रिक्स दिख जाए तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर है ना। तो ये इस टाइप से आप मैट्रिक्स को लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेके भी आपको दिखा देता हूं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका किस टाइप का दिखाई पड़ेगा, है ना। किसी ने अगर इस टाइप का मैट्रिक्स दे दिया हमें, मान लो, है ना, 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0, है ना। तो इस मैट्रिक्स को आप क्या बोल सकते हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। देखो हमने कंडीशन चेक भी नहीं किया, लेकिन क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मेट पता है तो उस फॉर्मेट को यूज करके मैं डायरेक्टली ये चीज कमेंट कर सकता हूं कि जो हमारा मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, है कि नहीं। तो जब भी हमें बस ये दिख जाए कि ये इस फॉर्मेट हमें पता है, इसलिए मैं यहां पे डायरेक्टली बोल सकता हूं कि ये देखो डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं, ये सारा एलिमेंट में क्या रिलेशन है, माइनस टाइम्स का रिलेशन है। देखो 2 -2 3 -3, है ना। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्रॉस चेक कर सकते हो इजिली, है ना। तो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक पढ़ने से आपको फॉर्मेट अब पता चल गया, है ना, कि फॉर्मेट किस टाइप का होता है ना। इसी प्रोसेस में एक दो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हम समझ लेते हैं, ठीक है। देखो इसमें यहां पे हमारे पास
दो थ्योरम है, इसको एनसीईआरटी बुक में थ्योरम की तरह बोला गया है, तो देख लो, थ्योरम लिख लो, ठीक है, और उसका प्रूफ भी मैं दिखा देता हूं। तो अगर इसका आप थ्योरम देखोगे, पहला थ्योरम, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, आप कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए चूज कर लो, ठीक है, विद रियल नंबर्स, विद रियल एलिमेंट्स, ठीक है, तो एलिमेंट्स उसके रियल होना चाहिए, ठीक है, विद रियल एलिमेंट्स, ठीक है, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज विल बी सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज विल बी स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आप ध्यान रखना कि आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स हो, है ना, कोई भी ए एक मैट्रिक्स हो, कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, तो किसी भी टाइप का अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है तो आप उसमें क्या कर सकते हो, इस टाइप से रिलेशन निकाल सकते हो, है ना। तो हमें क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड करके आप एक मैट्रिक्स बनाओगे तो वो मैट्रिक्स हमेशा क्या मिलेगा, आपको सिमेट्रिक मिलेगा। और ए में से ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करके आप मैट्रिक्स बनाओगे तो वो मैट्रिक्स हमेशा क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, ठीक है। तो इस चीज का सिंपल सा प्रूफ है, प्रूफ देख लो। अगर ये जो मैट्रिक्स है बी प्लस बी ट्रांसपोज, ये क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक मैं मैट्रिक्स एज्यूम कर रहा हूं बी इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, है ना। आपके पास ए मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज निकाल के आप ऐड करोगे तो एक नया मैट्रिक्स बनेगा बी, है ना। हमें बी को क्या चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमें चेक करने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा, बी ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, है ना। और अगर बी ट्रांसपोज बी के इक्वल आ गया तो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, और माइनस बी आ गया तो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो मैं बी ट्रांसपोज कैलकुलेट कर रहा हूं, बी ट्रांसपोज क्या होगा, तो बी के जगह पर आप वैल्यू पुट कर दो ए प्लस ए ट्रांसपोज, है ना, और इसका मैं फिर से ट्रांसपोज लूंगा। और एडिशन में आपको ट्रांसपोज का रूल पता है, सिंपली क्या होता है, दोनों पे ट्रांसपोज आ जाता है। तो ये ए ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज, और फिर से ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लोगे तो क्या मिलेगा, ए मैट्रिक्स ही मिलेगा। और ये देखो ओरिजिनली कौन सा मैट्रिक्स है, इनिशियल वाला मैट्रिक्स ही है, ये देखो बी के इक्वल ही है। तो बी ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया, बी के, है ना। और यहां से आप क्या बोल सकते हो, बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और बी सिमेट्रिक है तो आप क्या बोल सकते हो, ए प्लस ए ट्रांसपोज भी क्या होगा, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम इसी तरीके से आप स्क्यू सिमेट्रिक वाला ए माइनस ए ट्रांसपोज वाला भी चेक कर सकते हो। कैसे, एक दूसरा मैट्रिक्स मैंने सी एज्यूम कर लिया, ए माइनस ए ट्रांसपोज, है कि नहीं। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखो यहां से फिर से मैं सी का ट्रांसपोज कैलकुलेट करने का ट्राई करूंगा, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं कि प्लस सी आता है या माइनस सी आता है, ठीक है। और ट्रांसपोज में प्लस माइनस में आपको पता है कि ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, और ये कितना हो जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए, माइनस इससे आप बाहर लोगे तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज, और ये किसके इक्वल है, माइनस सी के। तो देखो जहां से हमने स्टार्ट किया था उसका माइनस टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, सी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर सी स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ए माइनस ए ट्रांसपोज भी क्या होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है ना। तो अगर ए इस तरीके से ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, आप उसको उसी के ट्रांसपोज में ऐड कर दोगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। और अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा, ठीक है। इसी का एक और थ्योरम है, सेकंड वाला, ठीक है। इस सबको आप रिजल्ट के तरह यूज कर पाओगे, ठीक है। तो सेकंड लिख लो, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी
any square matrix can be expressed as sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हो तो उसको आप ऑलवेज क्या लिख सकते हो, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हो, है ना। यहां पे क्या है, सम के फॉर्म में हमें लिखना आना चाहिए। कैसे होता है, जैसे मान लो कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो बी अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, सॉरी ए अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो देखो ए को मैं क्या लिख सकता हूं, ए को मैं, अगर हमें ये पता है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। इस दोनों को ऐड करोगे तो कितना जाएगा आपके पास, ट्वाइस ए आ जाएगा, है ना। तो इसी को मैं ये भी लिख सकता हूं, ट्वाइस ए भी लिख सकता हूं, और इसी चीज को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके ए प्लस ए भी लिख सकता हूं। क्लियर है। और ए प्लस ए में दोनों तरफ मैंने क्या किया, प्लस ए ट्रांसपोज ऐड किया और माइनस ए ट्रांसपोज ऐड किया। ठीक है, तो भी देखो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सेम ही चीज है। ठीक है, और यहां से आप इसको अलग अलग करके अब लिख सकते हो। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये मेरा किसके इक्वल है, इसके इक्वल आप लिख सकते हो। और जस्ट अभी हमने ऊपर वाले थ्योरम में पढ़ा था कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो उस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। तो ये वाला पार्ट क्या है हमारा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जस्ट अभी हमने प्रूव किया है। और ये हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो किसी भी मैट्रिक्स ए को आप देखो, ए को आप क्या लिख सकते हो, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। तो ये ऑलवेज पॉसिबल होगा आपका कि आप किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक में ब्रेक करके इजीली लिख सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा दो थ्योरम हो गया इस वाले पार्ट में। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा देखना, एग्जाम्पल में आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जहां पे आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, तो कभी भी आपको कोई क्वेश्चन लिखने के लिए दे देता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दे दे, बोले कि इसको सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म्स में लिख के बताओ, है ना। तो अगर ऐसा कुछ दे देगा तो हमें करना क्या होगा, बस आपको सिंपली एबीसीडी मैट्रिक्स आपको पता है, बस उसमें आप ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करो, है ना। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ए अगर मैं इस टाइप से इजी सा मैट्रिक्स ले लेता हूं, है ना, 1 2 3 4 2 क्रॉस 2 का मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, अब मुझे इसको क्या करना है, राइट इन सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमें इसके फॉर्म में लिखना है। तो हमें करना क्या होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करना होगा। तो ए तो हमें पता है, ए ट्रांसपोज में क्या लिखूंगा, 1 2 3 4। ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी होगी, अब देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज करोगे तो 1 1 ऐड होगा, 2 दे देगा। ठीक है, ये यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो देखो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना होगा, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना लिखोगे, 1 5/2 5/2 और ये 4। ठीक है, वैसे ही ए माइनस ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज करोगे तो ये दोनों एलिमेंट तो आपका 0 हो जाएगा, देखो ध्यान से। और 2 में से 3 माइनस करोगे तो कितना होगा, -1, और यहाँ पे 3 में से 1 करोगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, जबकि हमें कैलकुलेट क्या करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज का हाफ, तो ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस हाफ 1/2 और ये 0। ठीक है, तो देखो आप ए मैट्रिक्स को आप क्या लिख सकते हो, 1 5/2 5/2 और 4 प्लस 0
माइनस हाफ, हाफ और 0। ठीक है, तो देखो ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये क्या हो गया हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये क्या हो गया हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये आपने ए को सिमेट्रिक प्लस एसिमेट्रिक में लिख दिया। ऐसे ही 3x3 का भी एग्जांपल आपको बुक में दिया होगा, है ना, और क्वेश्चंस भी करने के लिए आपके पास हैं इस टाइप के। तो उस वाले पार्ट में आप क्वेश्चन को करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे हमें सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक चेक करना होता है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक पार्ट था जहां पे आप इस चीज को क्रॉस चेक करके कर सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में आपके पास ढेर सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो वहां पे आप ये चेक कर सकते हो। ठीक है, इसी में एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं, देखो। ठीक है, इसी में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो जहां पे आप इस टाइप के क्वेश्चन चेक करके बता सकते हो। ठीक है, जैसे देखो एक एग्जांपल देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है, शो दैट B ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक according as A is symmetric और skew symmetric, है ना। मतलब क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि आपको ये बताना है कि A अगर मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक है ना, तो आप इस तरीके से इसको चेक करके बताना है आपको। ठीक ना, कि ये जो ए ट्रांसपोज है ये सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, डिपेंडिंग कि ए आपका सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो सॉल्यूशन के लिए मैं पहले ए को यहां पे दो केसेस आपको लेना होगा, समझ में आ रहा है क्या करना होगा, क्योंकि ये ए पे डिपेंड कर रहा है। तो पहले मैं मान लेता हूं, है ना, फर्स्ट पार्ट ले लेता हूं और केस 1 ले लेता हूं। केस 1, इफ ए इज सिमेट्रिक। ठीक है, अगर ए आपका सिमेट्रिक है, तो अगर ए सिमेट्रिक होता है तो आप ए में क्या रिलेशन लिख सकते हो, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। क्लियर है। और अब हमें चेक करना है कि अगर ए सिमेट्रिक है तो ये वाला पार्ट भी क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, है ना। तो ये वाला पार्ट अगर सिमेट्रिक है तो इस वाले पार्ट को मान लो मैं सी मान लेता हूं। ठीक है, सी इक्वल टू बी ट्रांसपोज मैंने मान लिया। ठीक है, और आप यहां से देख पाओगे कि अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि सी क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। तो सी सिमेट्रिक है तो मुझे सी का क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सी ट्रांसपोज। तो सी के जगह पे आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, है ना, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। और मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है ना, ये मल्टीप्लिकेशन में एडिशन में नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाता है कि ये लास्ट वाला पहले आ जाता है, याद होगा आपको फॉर्मूला, है ना, सिमेट्रिक में। तो इसको हम क्या लिखेंगे, बी ट्रांसपोज का, देखो मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं ताकि आपको दिख जाए। ये देखो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। देखो इस वाले को मैंने पहले लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, दिख रहा है ना। और देखो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना दे देगा आपको, बी दे देगा। ए ट्रांसपोज तो ए ट्रांसपोज ही और बी ट्रांसपोज ही। अगर आपका ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हो, है ना। तो ये क्या हो गया, बी ट्रांसपोज। और यही देखो ओरिजिनली क्या है, किसके इक्वल है, यही चीज आपका सी के इक्वल है ना। जो हमने सी स्टार्ट किया था वही चीज सी है। तो यहां से देखो आपको क्या आ गया, सी इक्वल टू सी ट्रांसपोज। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, सी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, सी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और सी के जगह पे आप क्या पुट कर पाओगे, बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, है ना, इफ ए इज सिमेट्रिक। तो अगर ए आपका सिमेट्रिक होगा तो बी ट्रांसपोज भी आपका सिमेट्रिक ही होगा, है ना। तो ये मैंने पहला कंडीशन लिया सिमेट्रिक वाला, है ना। तो अगर अब मैं इसी का
दूसरा कंडीशन ले रहा हूं केस 2, जब केस 2 में ले रहा हूं इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा आपकी सेम टाइप से आप लोगे, तो अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ए ट्रांसपोज को हम क्या लिख पाएंगे, माइनस ए। और फिर से मैं सी मैट्रिक्स, हम वही मैट्रिक्स ले रहा हूं बी ए बी ट्रांसपोज, है ना। फिर से आप वही चीज कैलकुलेट करोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। आगे का कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूं, सेम टाइप का कैलकुलेशन है, आप करते जाओगे, जल्दी जल्दी आप करते जाओ, ठीक है। तो देखो आपको ये दिख जाएगा ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज को बी दे देगा, ये ए ट्रांसपोज, ये बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज की जगह पे हम क्या लिख पाएंगे, माइनस ए। तो देखो ये माइनस बाहर निकल जाएगा, ए इंटू बी ट्रांसपोज, और ये किसके इक्वल हो गया, माइनस सी के। ये किसके इक्वल हो गया, माइनस सी के, है ना। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि सी इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। और सी के जगह पे आप क्या लिख पाओगे, बी ए बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक गिवन दैट, है ना, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। तो इस टाइप से आपसे वो क्वेश्चन बना देता है, ठीक है। आप वो क्वेश्चन करोगे, आपके जेई वाले शीट में भी इस टाइप के क्वेश्चन है ना। तो आप वो चीजें चेक करके देख सकते हो, ठीक है। इसी टाइप में आपके पास कुछ और टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मैं कुछ और क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, आप उसको ट्राई करना, है ना। और उसको एक आप प्रॉपर्टी की तरह भी याद रख सकते हो, और याद करने की जरूरत नहीं है, वो आप समझ जाओगे कि ऑटोमेटिकली क्या है, ठीक है। फॉर अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, फॉर अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ए इंटू ए ट्रांसपोज, गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चेक कर पाओगे, है ना, इजी है। सिंपली बस वो वाला फॉर्मूला प्रॉपर्टी यूज करो सिमेट्रिक का, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का, और आप ये चीज भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो इजीली आप इस टाइप की चीजों को चेक कर पाओगे, ठीक है। और इसी तरीके से आप ये भी चेक कर सकते हो, है ना, फॉर अ गिवन मैट्रिक्स ए एंड बी। अगर हमारे पास ए एंड बी दो मैट्रिक्स है तो आप ये भी चेक करना, ए बी प्लस बी ए, है ना। इस तरीके से ए और बी है कि आपका ए बी और बी ए क्या बन रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है। तो ए बी एंड बी ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड अब चेक करना इस कंडीशन को, एंड ए बी माइनस बी ए इज, ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और यहां पे ए और बी जो है, ए और बी फॉर अ गिवन, है ना, ये वाला फिर से लिख लो ऊपर वाला कंडीशन, फॉर अ गिवन सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर ए एंड बी, फॉर अ गिवन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर ए एंड बी, ठीक है। तो यहां पे ए और बी आपको ऑलरेडी सिमेट्रिक दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, तो ए और बी आपका ऑलरेडी सिमेट्रिक है, और इस कंडीशन को यूज करके आप ये वाला कंडीशन भी दोनों प्रूव कर सकते हो कि ये चीजें क्या होंगी, स्क्यू सिमेट्रिक होंगी और सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जेई के शीट में भी आपको मिलेगा, वहां पे भी आप इस टाइप के क्वेश्चन देखोगे तो आपको ये चीजें समझ में आएगा, ठीक है। तो है ना, इस टाइप से आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आएगा, और फिर हम इस चीज को आगे और डिस्कशन करेंगे, शीट वगैरह में आएगा तो वहां पे हम डिस्कशन इसका फिर से करेंगे, ठीक है। इसी में एक छोटा सा पॉइंट और है, ठीक है, इजी साइज, ये एक्चुअली में अभी तक आया नहीं है वैसे, ठीक है, लेकिन फिर भी आप देख लो, एक बोलते हैं सब मैट्रिक्स, ठीक है। तो सब मैट्रिक्स का यूज हम लोग उसमें करेंगे जब डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, तो वहां पे इस टाइप का मैट्रिक्स, इस टाइप का यूज होगा। लेकिन अभी के लिए बस आप डेफिनेशन देख लो, ठीक है, कि सब मैट्रिक्स हम किसको बोलेंगे, फॉर अ, है ना, फॉर अ
डेफिनेशन लिख लो इसका सब मैट्रिक्स का। फॉर अ गिवन मैट्रिक्स ए, for a given matrix A, the matrix obtained by deleting some row, some rows or columns of A is called सब मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका यूज हम लोग डिटर्मिनेंट वाले पार्ट में वहां पे करेंगे। बस अभी आप डेफिनेशन देख लो। जैसे अगर मान लो कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3x3 का, मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहां से अगर मान लो कि आप पहले कोई भी एक रो को अगर आप डिलीट कर देते हो, है ना, डिलीट करने मतलब उसको मैंने हटा दिया, तो अगर आप इसको हटा देते हो तो एक नया मैट्रिक्स आपके पास बन जाएगा, है ना। और वो मैट्रिक्स कौन सा होगा? 1 4 7 3 6 9 टाइप का, है ना। अगर आप इस रो को डिलीट कर देते हो, है ना, अगर आप इसको मान लो डिलीट कर दिया, तो इसको डिलीट करोगे तो क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये सब आपका क्या कहलाएगा? ये सब को आप क्या बोल सकते हो? सब मैट्रिक्स। और किसका सब मैट्रिक्स है? सब मैट्रिक्स ऑफ ए, क्योंकि ये ए मैट्रिक्स को ही कुछ रो या कॉलम को हटा के बनाया गया है। ठीक है, तो ये हम बाद में यूज करेंगे। बस आप इस चीज का ध्यान रखना कि सब मैट्रिक्स टाइप का भी कुछ चीज होता है। ऐसा कुछ जेई पेज पे कोई क्वेश्चन आता नहीं है, इसलिए आपको शीट में भी ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, लेकिन इसका यूज हम लोग आगे करेंगे, तो वहां पे मैं इसको और बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया आपका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक और ट्रांसपोज के बारे में। ठीक है, इसी चीज को हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में इनवर्स वाला पार्ट है ना। तो अभी तक हमने इनवर्स वाला पार्ट नहीं किया है ना। तो इनवर्स वाले पार्ट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तब तक आप यहां पे आने के बाद आप एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक से आप एक्सरसाइज 3.3 अब कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 आपको अब कंप्लीट करना है। सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। और इसके बाद आप शीट के भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस वगैरह करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो शीट वगैरह सबको मिल चुका है, तो वो उस शीट से आप लोग करते रहना। जिसको नहीं मिला है वो इंस्टीट्यूट से आके ले सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ट्राई करो, फिर हम लोग इसी को आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो बाय।